बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट्स, उसका लास्ट पार्ट 19 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। एक्सरसाइज चल रही है, ERQs कर लें और और न्यूमेरिकल्स जो हैं इस चैप्टर के अंदर ये अब कर लेते हैं। ERQs extended response questions, ERQs पहले और उसके बाद न्यूमेरिकल्स। ठीक है भाई, पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है तो ऊपर देखें, आपको पिछला पार्ट शो हो जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप है। और अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है। उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, उसमें देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट जो है उसमें चले जाइए। पिछले सारे चैप्टर्स की कंप्लीट वीडियोस जो हैं, लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ठीक है भाई। इसके अलावा सेकंड ईयर फिज़िक्स कर रहे हैं आप तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री भी करेंगे। सेकंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक ऑलरेडी कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। देखें आप, प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। और सेकंड ईयर फिज़िक्स के सेकंड ईयर के बच्चों का एक और बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान स्टडी। अगर आप पाकिस्तान स्टडी मौजूदा समझना चाहते हैं तो आप मैट्रिक की प्लेलिस्ट देखें। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी एज़ इट इज़ वही है सब कुछ, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। आप एक एक वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 1 से शुरू हो जाइए, देखिए, कॉन्सेप्ट लीजिए, आपको पाकिस्तान स्टडी जो है वो मज़ा आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है भाई। सेट ठीक नहीं है आजकल, इस वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा लेट भी हो गया, वरना इतना लेट होता नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल चलते हैं ERQs एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। ये तकरीबन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहला क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, ERQs का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पिछली वीडियोस जो मैंने बनाई है वो इसी बेस के ऊपर बनाई हैं कि पहले कॉन्सेप्ट दिया है और उसके बाद आपको नोट्स बनवाए हैं। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दोबारा नोट्स मेरे लिए बनवाने मुमकिन नहीं होंगे अभी। इसमें जो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ नई हैं जो कि पढ़ाई नहीं गई, चैप्टर के अंदर कहीं है ही नहीं, वो क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। वो भी आपको बता दूंगा कि भाई ये टेक्स्ट में है ही नहीं आपके। तो ये क्योंकि ये टेस्ट एडिशन है तो अगले एडिशन में ये या तो इसके हवाले से चैप्टर में कुछ ना कुछ वो ऐड करेंगे या फिर इस क्वेश्चन को ही वो ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट एडिशन में। तो ये भी आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उसके अंदर भी मिस्टेक्स हैं जा बजा, तो वो भी आपको मैं हाईलाइट करूँगा। कुछ जगह डेटा ही पूरा नहीं दिया इन्होंने, वो भी हाईलाइट करूँगा। ठीक है, और मुझे पता है कि इन क्वेश्चंस के अंदर कौन सी जगहें हैं जहाँ पर कोई नई चीज़ है जिसको मुझे नोट करवाना है। आपको अभी नोट्स बनवाने हैं तो मैं साथ साथ बनवा दूँगा। ठीक है, लेकिन पिछले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं इस चैप्टर की, हर वीडियो हर टॉपिक के अंदर मैंने नोट्स भी बनवाए हैं। जैसे चौक कॉइल को आप ले लें, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है ERQs का, डिस्क्राइब द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ अ चौक कॉइल इन AC सर्किट्स। तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनी हुई है, कॉन्सेप्ट भी दिया है और नोट्स भी सारे बनवाए हैं। बहरहाल पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि आप एक्सप्लेन कीजिए, तफसील से ज़रा बताइए, क्योंकि ये वैसे भी इसमें आपको तफसील से ही बात बतानी होगी। किसके हवाले से? फेज़र के हवाले से, कि ये फेज़र क्या होता है, ये फेज़र क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AC वोल्टेज, AC वोल्टेज के कॉन्टेक्स्ट में। एक तो इसने ये बात बोली है। दूसरी बात इसने ये बोली है AC वोल्टेज के कॉन्टेक्स्ट में, ये बात बताइए। दूसरी बात इसने जो है वो आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर ये बोली है, हाउ आर फेजर्स यूज टू रिप्रेजेंट साइनोसॉइडल वोल्टेजेस। फेजर्स को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं साइनोसॉइडल वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए? हाउ। अगला सवाल ये है, साइंस के अंदर किससे कहानियाँ नहीं होती, साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर टू द पॉइंट जो उसने हमें बोला होता है वही हमें बताना होता है। ठीक है, तो उसने बोला है कैसे जो है आप फेज़र्स को जो है, कैसे जो है वो फेज़र्स
रिप्रेजेंट करते हैं कैसे जो है वो फेजर्स रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ आर फेजर्स यूज टू रिप्रेजेंट, फेजर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि वो रिप्रेजेंट करें किसको, साइनोसॉइडल वोल्टेजेस को, साइनोसॉइडल वोल्टेजेस को। ये दो बातें इसने बोली हैं, इसके ऊपर तफसीली वीडियोस के अंदर बात हो चुकी है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। फेजर्स होते क्या हैं, ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। वेक्टर्स का यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हो रहा है, स्केलर और वेक्टर पढ़े हैं ना आपने, तो ये फेजर्स क्या हैं, ये भी वेक्टर्स हैं, याद आया, ये इस तरह के एग्जैक्टली बिल्कुल यही है, ठीक है। अब ये वेक्टर्स का यहाँ काम क्या है, वेक्टर्स का काम है कि ये क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि आप जो एसी देख रहे हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट देख रहे हैं आप, ये डायरेक्ट करंट नहीं, अल्टरनेटिंग करंट जो आप देख रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट को वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वेव फॉर्म में। इस चैप्टर के शुरू के अंदर ही मैंने आपको ये बात बता दी थी, इस तरह से जब हम अल्टरनेटिंग करंट को वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जो है, अल्टरनेटिंग करंट भी आप वेव की शक्ल में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वोल्टेज को भी वेव की शक्ल में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो कि एक वेव के अंदर मौजूद होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, एम्पलीट्यूड हो गया, ये हो गया, वेव की फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, वेव की फ्रीक्वेंसी हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। इन सारी की सारी चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को। तो ये वेव फॉर्म जो है इसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को। समझ में आ रही है बात आपको। इसी वेव फॉर्म को हम वेक्टर्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फेजर्स जो हैं वो ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म को असल में रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स की शक्ल में, तो हम इसको कहते हैं फेजर्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको पता है कि ये जो टॉप वाली पोजीशन है ये एम्पलीट्यूड कहलाती है वेव की, ये अल्टरनेटिंग करंट है। ये वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अल्टरनेटिंग करंट को और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। वोल्टेज जो है इस वेव के मुताबिक कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है। ये वो पोजीशन है वोल्टेज की जो इसकी टॉप पोजीशन है। वोल्टेज यहाँ पर अपनी पीक वैल्यू के ऊपर है। और आपको पता है वेव की, मुझे कैसे पता वोल्टेज की ये पीक वैल्यू है, इसलिए क्योंकि ये वेव की पीक वैल्यू है। आसान सी बात है। इसी वेव फॉर्म की पीक वैल्यू जिसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है, ये इस जगह पर वोल्टेज की भी पीक वैल्यू है। देखें आप कैसे वेव को वोल्टेज के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज की ज़ीरो वैल्यू है, यहाँ पर वोल्टेज की पीक वैल्यू है। अब इसी पीक वैल्यू को आप ले लीजिए, यहाँ से आपने जो स्ट्रेट लाइन खींची है, स्ट्रेट लाइन खींची है, यही स्ट्रेट लाइन यहाँ पर एक फेज़र की शक्ल में आ जाएगी। जितनी लेंथ इसकी है ना, ठीक है, ये लेंथ आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है ना। अगर कोई बड़ी वेव होगी तो इसकी एम्पलीट्यूड देखें ज़्यादा होगी, ये छोटी वेव है इसकी एम्पलीट्यूड इतनी है। तो ये एम्पलीट्यूड जो है छोटा है या बड़ा है, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर अभी हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे वोल्टेज की पीक वैल्यू कम या ज़्यादा होगी। इसी को ये देख रहे हैं आप, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने खींची है, इसी स्ट्रेट लाइन को हमने इतनी ही लेंथ के साथ ले लिया। आपको वेक्टर्स की नो हाउ है तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि इसकी लेंथ बड़ा मैटर करती है। ये लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ये लेंथ जो आपने वेक्टर की ली है, ये यही लेंथ है इसकी एग्जैक्टली। अब यहाँ पर क्योंकि ये वेव आगे जा रही है तो फेज़र, और यही हमारा वेक्टर जो है अब फेज़र कहलाएगा, क्योंकि ये वेक्टर एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइनोसॉइडल वेव को। इसको साइनोसॉइडल वेव भी कहते हैं। और ये साइनोसॉइडल वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। हमने इनको
दो कॉन्सेप्ट्स को मिलाना है। तो फेजर्स क्या हैं? फेजर्स वो वेक्टर्स हैं जो साइनोसॉइडल वेव को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फेजर्स वो वेक्टर्स हैं जो कि साइनोसॉइडल वेव को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको क्या बताया, इस साइनोसॉइडल वेव की एम्पलीट्यूड ले लीजिए, जितनी एम्पलीट्यूड है उतनी ही इस वेक्टर की लेंथ है। अब क्योंकि ये साइनोसॉइडल वेव आगे जा रही है तो हम क्या करेंगे, इस हरकत को भी हमें इस फेज़र और इस वेक्टर की मदद से ही बताना है। जो ये साइनोसॉइडल वेव की चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? जैसे कि ये साइनोसॉइडल वेव आगे जा रही है तो हम इस वेक्टर को काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ ले आ सकते हैं, इसी वेक्टर को यूँ ले आ सकते हैं। देखें, यहाँ से यूँ 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 इस वेक्टर ने हरकत की, यहाँ से साइनोसॉइडल वेव ने हरकत की। तो फेजर्स क्या हैं? वो वेक्टर्स जो कि साइनोसॉइडल वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको इस वेव को रिप्रेजेंट कराना है, इस वेव को आपने समझना है, इस साइनोसॉइडल वेव को आपने समझना है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको फेजर्स की मदद से समझना होगा। तो ये है, वो बोल रहा है ना, एक्सप्लेन फेजर इन एसी वोल्टेज। तो ये तीन चीज़ें हैं, ज़रा तीन कॉन्सेप्ट हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है इसकी, ठीक है, वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे दी, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि ये तीन चीज़ें, इसको आप मिक्स मत कीजिएगा। इन तीन चीज़ों को कनेक्ट करना है आपने। किसको? एसी करंट या एसी वोल्टेज को आप किससे कनेक्ट करेंगे? नंबर 1 एसी करंट या एसी वोल्टेज, नंबर 2 वेव फॉर्म या साइनोसॉइडल वेव, और नंबर 3 फेज़र। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया वेव फॉर्म में, वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट किया फेजर्स में, यानी कि वेक्टर्स में। ठीक है, अब इसके नोट्स ले लेते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, टू द पॉइंट बुलेट्स में लिखवाऊंगा बिल्कुल। फेजर क्या है? वेक्टर है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेक्टर है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइनोसॉइडल फंक्शन। साइनोसॉइडल फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शन से मतलब ये है इक्वेशन, साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट के साइनोसॉइडल फंक्शन जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एसी सर्किट्स। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? जैसे कि, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएशन, वेरिएशन इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है, और मैग्नीट्यूड में जो चेंज आ रहा है। डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है और मैग्नीट्यूड में जो चेंज आ रहा है एसी की अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है और अल्टरनेटिंग करंट की वेरिएशन में चेंज आ रहा है। इसके लिए हम फेजर्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कनेक्शन बन रहा है ना, फेजर्स इन एसी वोल्टेजेस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स में हमारे पास ये फार्मूलाज आ जाते हैं। x बराबर है x नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज के लिए हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट के लिए हमारे पास आ जाता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम जो है वो अच्छा, अब ये हाउ फेजर्स रिप्रेजेंट साइनोसॉइडल वोल्टेजेस। फेजर्स जो हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं साइनोसॉइडल वोल्टेजेस को? अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वेव है इसकी जो एम्पलीट्यूड है, इसी एम्पलीट्यूड को आप एक वेक्टर कंसीडर करें, एक फेज़र कंसीडर करें, और अब ये वेक्टर जो है, ये फेज़र जो है, इसकी हरकत, इसकी लेंथ एग्जैक्टली साइनोसॉइडल वेव को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये तफसीलात और इनके नोट्स मैं ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ मकसद सिर्फ आपको समझाना है। देखिए जो मैं बता चुका हूँ, जो मैं लिखवा चुका हूँ, उसको मैं रिपीट नहीं कर सकता अभी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो न्यू चीज़ होगी उसके हवाले से तफसील से बात होगी यहाँ पर, उसकी टेंशन ना लें आप। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपसे बोल रहा है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीडेंस इन एसी सर्किट्स। इम्पीडेंस जो है इसके कॉन्सेप्ट पे बात करें। वीडियोस में इसके ऊपर तफसील से बात हो चुकी। एसी सर्किट्स के अंदर ये इम्पीडेंस क्या होता है, कोई किसका कॉन्सेप्ट लेके कोई किसके बारे में बता दूंगा। दूसरा आपसे बोल रहा है कि ये इम्पीडेंस जो है इसमें और रेसिस्टेंस जो है इसमें क्या फ़र्क है, रेसिस्टेंस इसमें क्या फ़र्क है ये भी बता दीजिए। ये सारी बातें तफसील से वीडियोस में डिस्कस की जा चुकी हैं, इनके नोट्स भी मैं लिखवा चुका हूँ। बहरहाल इम्पीडेंस, इसके लिए सर्किट आप समझ लीजिए। सर्किट एक ये तो नॉर्मल सर्किट है, ठीक है, ये आपकी सोर्स है, ये सोर्स है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को, चार्जेस को फ्लो करवा रही है। ये रहे चार्जेस जो कि फ़्लो हो रहे हैं। ये सीधा सा सर्किट है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। बस यहाँ से चार्जेस निकल रहे हैं और ये चार्जेस दोबारा यहीं पर पहुँच रहे हैं। एक सर्किट ये है। इसी सर्किट के अंदर आप रेसिस्टर लगा लेते हैं। अब ये सर्किट जो है वो रेसिस्टिव सर्किट कहलाता है। इसी सर्किट के अंदर अगर आप जो है वो कैपेसिटर लगा लेते हैं तो ये ऐसा सर्किट बन जाता है जिसमें रेसिस्टर भी मौजूद है और कैपेसिटर भी मौजूद है। इसी के अंदर अगर आप इंडक्टर लगा लेते हैं ये, तो ये ऐसा सर्किट बन गया जिसमें रेसिस्टर भी मौजूद है, कैपेसिटर भी मौजूद है और इंडक्टर भी मौजूद है। पहले क्या पोजीशन थी, ये वाली, ये वाली। क्या ये चार्जेस जो फ्लो कर रहे थे आसानी से फ्लो कर रहे थे? क्या इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी? नहीं, इन्हें तकलीफ़ थी भाई। इन चार्जेस को फ्लो होने से, आगे बढ़ने से एक चीज़ रोक रही थी। वो क्या? इस वायर के एटम्स। तो ये नेचुरल रेसिस्टेंस कुदरती तौर पर हर एक वायर के अंदर ये होता है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस इसके अंदर मौजूद है, रेसिस्टेंस मौजूद है, कुदरती रेसिस्टेंस मौजूद है जो एटम्स की वजह से मौजूद। कुछ रेसिस्टेंस हम अपनी तरफ से भी लगाते हैं, जैसे आप इसके अंदर रेसिस्टर लगा दीजिए अपनी मर्ज़ी का, अपनी ज़रूरत के तहत हम ये भी करते हैं। तो ये रेसिस्टर जो है फ्लो ऑफ चार्जेस को आगे बढ़ने से रोकेगा। तो ये रेसिस्टर क्या प्रोड्यूस करेगा? रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है। नेचुरल रेसिस्टेंस मौजूद है या आपने रेसिस्टर लगा दिया, यहाँ तक बात सही है। लेकिन ये जो आपने कैपेसिटर लगाया है और इंडक्टर लगाया है, कैपेसिटर को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर को L से, ये जो आपने लगाए हैं ये अपने काम के साथ साथ एक और चीज़ भी क्रिएट करेंगे जिसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस, इनकी मौजूदगी की वजह से जो रेसिस्टेंस क्रिएट होती है इसको इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। अब यहाँ इम्पीडेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? X से। अगर यही इम्पीडेंस कैपेसिटर से रिलेटेड हो, XC हो जाएगा। यही इम्पीडेंस इंडक्टर से रिलेटेड हो, XL हो जाएगा। समझ आ गई बात? बाकी ये रेसिस्टर जो है इसकी रेसिस्टेंस होगी तो उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और इम्पीडेंस जो है कलेक्टिवली टोटल इम्पीडेंस भी होती है, टोटल इम्पीडेंस भी होती है। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल इम्पीडेंस। समझ में आ रही है बात आपको? अब जब मैं सर्किट की टोटल इम्पीडेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं टोटल रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैं टोटल रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जिसमें रेसिस्टर की रेसिस्टेंस भी आ जाती है, जिसमें कैपेसिटर की रेसिस्टेंस भी आ जाती है, जिसमें इंडक्टर की रेसिस्टेंस भी आ जाती है, या कुछ भी लगा हुआ हो, भले सर्किट के अंदर इंडक्टर ना हो, सिर्फ कैपेसिटर लगा हो, हर किस्म की रेसिस्टेंस को एक नाम दिया जाता है इम्पीडेंस का। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल क्या है? डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीडेंस इन एसी सर्किट्स। इसके ऊपर भी तफसील से बात हो चुकी है वीडियोस के अंदर, नोट्स भी मैंने आपको बनवा दिए, ठीक है भाई। तो ये कॉन्सेप्ट है इम्पीडेंस का, दोबारा मैंने क्विकली इसको रिव्यू कर दिया।
रेसिस्टेंस से इसका क्या फ़र्क है इम्पीडेंस का? रेसिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर से कनेक्टेड है। जब मैं रेसिस्टेंस की बात करूंगा तो समझ जाइए रेसिस्टर की रेसिस्टेंस से बात करूंगा या कुदरती तौर पर रेसिस्टेंस जो मौजूद है नेचुरली उसकी रेसिस्टेंस की बात करूंगा। लेकिन जब मैं इम्पीडेंस की बात करूंगा तो समझ जाइए कि इम्पीडेंस की बात का मतलब या तो वो रेसिस्टेंस जो कैपेसिटर दे रहा है, या तो वो रेसिस्टेंस जो कि इंडक्टर दे रहा है, या फिर पूरे सर्किट की ओवरऑल रेसिस्टेंस की बात करूंगा जिसमें रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर हर किस्म की रेसिस्टेंस आ जाती है। समझ आ रही है बात अब? ठीक, आगे चलते हैं अब, क्योंकि इसके भी नोट्स बनवा चुका हूँ इसलिए इस पर भी मज़ीद बात नहीं होगी अभी। तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपसे बात कर रहा है हाउ डज द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर चेंज विथ फ्रीक्वेंसी इन एन एसी सर्किट। रिएक्टेंस की बात की जा रही है। रिएक्टेंस किसकी? इंडक्टर की। इंडक्टर के लिए कैपिटल एल का इस्तेमाल करूंगा, कैपेसिटर के लिए कैपिटल सी का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है भाई। चेंज विथ फ्रीक्वेंसी, ये रिएक्टेंस जो है जो इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से आ रही है, इसमें जो चेंज आ रहा है, चेंज इन रिएक्टेंस, इसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से क्या है ये बता दीजिए। ये मैं लिखवाऊंगा आपको क्योंकि ये दूसरों से हटके सवाल है। इन एसी सर्किट प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑन बेस्ड ऑन द फंडामेंटल फार्मूलाज। फंडामेंटल फार्मूलाज के हवाले से भी बात कीजिए। फंडामेंटल फार्मूलाज से मुराद कौन से फार्मूलाज हैं जिनके ऊपर आपकी एक्सप्लेनेशन बेस कर रही है। ठीक है, तो रिएक्टेंस क्या है? ये रिएक्टेंस भी रेसिस्टेंस ही है जी, रेसिस्टेंस ही है। वो रेसिस्टेंस जो कि इंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। वो रेसिस्टेंस जो कि कैपेसिटर प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ये मैं अभी लिखवा भी चुका हूँ। कलेक्टिवली तो हम इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर इंडक्टर की इम्पीडेंस की बात करूँ तो XL, अगर कैपेसिटर की इम्पीडेंस या रेसिस्टेंस की बात करूँ XC, तो इन दोनों का फ्रीक्वेंसी से क्या ताल्लुक़ है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी जो है उसमें चेंज लेके आते हैं, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ओमेगा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसमें चेंज आएगा ओमेगा में या एंगुलर फ्रीक्वेंसी में या फ्रीक्वेंसी में, तो सर्किट के अंदर ये जो रिएक्टेंस बाय कैपेसिटर है या रिएक्टेंस बाय इंडक्टर है, इसमें क्या चेंज आएगा आप ये बता दीजिए। ये जो रिएक्टेंस बाय इंडक्टर होता है हम इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम ये नाम देते हैं। और वो रिएक्टेंस जो कि कैपेसिटर की वजह से होती है इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इन पे भी वीडियोस में तफसील से बात हो चुकी है, लेकिन इस टॉपिक पे बात नहीं हो पाई थी कि फ्रीक्वेंसी से इसका क्या ताल्लुक। तो फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक जो है वो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले क्वेश्चन समझाना था क्योंकि क्वेश्चन ही बच्चों को समझ में नहीं आता कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें की हैं। फंडामेंटल फार्मूलाज की तरफ आएंगे, लेकिन पहले ज़रा इसके डिफरेंसेस आप देख लीजिए। रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी, ये क्या है हमारे पास? XL किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भूलिएगा मत, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बुलेट्स में मैंने कहा था मैं लिखवाऊंगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस को। और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के साथ।
मतलब एक सर्किट के अंदर, एसी सर्किट के अंदर जितनी ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये है ताल्लुक़, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो होता है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे उतनी ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी। एक एसी सर्किट के अंदर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतनी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी। इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो ताल्लुक भी बता दिया मैंने आपको इसका। फार्मूलाज़ की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फार्मूलाज़ हैं, बेसिक फार्मूलाज़ या फंडामेंटल फार्मूलाज़। फंडामेंटल का मतलब है बुनियादी। कौन सा फार्मूला है, V इज़ इक्वल टू आई आर। अगर आपको याद हो, ये रेसिस्टेंस का फार्मूला है जिसको हम ओम्स लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, वोल्टेज का फार्मूला है, ये करंट का भी फार्मूला है, ये रेसिस्टेंस का भी फार्मूला है, ओम्स लॉ जो हमें देता है। लेकिन ये DC डायरेक्ट करंट के लिए है, AC के लिए नहीं है। और जब हम AC की बात करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है AC, तो इसमें हमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। और इसमें क्या चेंजेस हो जाएंगी, ये V जो है VRMS हो जाएगा, I जो है IRMS हो जाएगा, और ये R जो है ये, इसमें फिर क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, इसमें हस्बे ज़रूरत चेंजेस होंगी। कौन सी चेंजेस होंगी, ये रेसिस्टेंस से, अभी मैंने आपको बताया, ये रेसिस्टेंस से इम्पीडेंस भी हो सकती है, ये रेसिस्टेंस से कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हो सकती है, ये रेसिस्टेंस से इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हो सकती है। तो उसने कहा फंडामेंटल फार्मूलाज बताइए, कौन से फार्मूलाज से। वैसे अगर आप देखें, आपके पास जो है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के जो ओरिजिनल जो फार्मूलाज हैं, जो कि आपको बुक में बताए गए हैं, ठीक है, वो कौन से, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो 1/2 पाई FC, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो आपके पास ये 2 पाई FL। ये दो फार्मूलाज हैं। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला है। अब ये दो फार्मूलाज डिराइव कहाँ से हुए हैं, कौन से फंडामेंटल फार्मूलाज हैं जिससे इनको डिराइव किया गया है, तो ये है वो फंडामेंटल फार्मूला बेसिकली। और इसमें ये तब्दीली आई है और इसके अलावा इनमें और चेंजेस आई हैं, तो हम यहाँ तक पहुँचे। ये कहाँ बताया सर आपने, ये मैंने इस टॉपिक को जब डिस्कस किया था वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दिया था। इसकी डेरिवेशन मौजूद है, आप देख सकते हैं उसके अंदर। ये कौन सा वाला टॉपिक है, ये इम्पीडेंस वाला टॉपिक है, इम्पीडेंस इन AC सर्किट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया है कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस को और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। ये टॉपिक मौजूद है, आपको थंबनेल से, हेडिंग से ही पता चल जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसके अंदर आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोनेंस इन। रिसोनेंस का क्या कॉन्सेप्ट, रिसोनेंस, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोनेंस इन RLC सर्किट। RLC सर्किट, RLC सर्किट, व्हाट कंडीशंस लीड टू रिसोनेंस। कंडीशंस आपसे पूछ रहा है, कंडीशंस भी बताइए रिसोनेंस की। वैसे ये CRQs वाला जो क्वेश्चन है ना, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स वाला, पिछली वीडियो के अंदर ही कंडीशंस में लिखवा चुका हूँ। ठीक है, कौन सी शराइत हैं जिसके तहत रिसोनेंस होगा RLC सर्किट के अंदर, ये बताइए। ठीक है, हाउ डज इट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ सर्किट। बिहेवियर जो है सर्किट, बिहेवियर ऑफ सर्किट, सर्किट जो है वो कैसा बिहेव करेगा रिसोनेंस पे। पहले तो रिसोनेंस बता दीजिए RLC सर्किट के अंदर, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, रिसोनेंस के ऊपर भी वीडियो बन चुकी है। हाँ, ये कंडीशंस और बिहेवियर ऑफ सर्किट, ये वाला जो है, ये
इनके हवाले से मैं छोटे छोटे से बुलेट्स आपको लिखवाऊंगा। बहरहाल रिसोनेंस दोबारा सुन लीजिए, आरएलसी सर्किट, इसके नाम से ही समझ लीजिए आरएलसी। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेसिस्टर को। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडक्टर को। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपेसिटर को। यानी कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेसिस्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है। ऐसा सर्किट जिसके अंदर ये तीनों लगे हुए हैं, ऐसे सर्किट को हम आरएलसी सर्किट कहते हैं। इसमें रिसोनेंस होगी। कब रिसोनेंस होगी? इसके दरमियान, इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान रिसोनेंस होगी। ठीक है भाई, यानी कि कैसे होगी इन दोनों के दरमियान? इसी एल से आपको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस निकलता है, इसी सी से आपको पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकलता है। और जब इस सर्किट के अंदर, जिसके अंदर रेसिस्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इसके अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, उस वक्त हम कहते हैं कि रिसोनेंस हो गया। आरएलसी सर्किट के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर बराबर हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, तो हम कहेंगे नाउ द सर्किट इज एट रिसोनेंस। रिसोनेंस। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं, शराइत क्या हैं, इसकी कंडीशंस क्या है? अगर रिसोनेंस पे आपको अपने सर्किट को लेके आना है, अपने सर्किट को अगर आपको रिसोनेंस पे लेके आना है, यानी कि अपने सर्किट को आपको उस हालत में लेके आना है जिसमें जो सर्किट के अंदर जो इंडक्टर लगा हुआ है और उसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बराबर हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए शराइत क्या हैं, उन कंडीशंस को नोट कर लीजिए। इक्वल वोल्टेज, सबसे पहली बात, इक्वल वोल्टेज। वोल्टेजेस जो हैं वो आपको इक्वल प्रोवाइड करने होंगे, जिसको हम VL कहते हैं और VC कहते हैं। ये वो वोल्टेजेस हैं जो कि आप इंडक्टर में देंगे, ये वो वोल्टेजेस हैं जो कि आप कैपेसिटर में देंगे। तो एक जैसे वोल्टेजेस आपको देने पड़ेंगे, ये पहली शर्त है। ठीक है भाई। दूसरी शर्त क्या है? इक्वल रिएक्टेंस। इक्वल रिएक्टेंस, ये दूसरी शर्त है, यानी कि XC जो है वो बराबर हो जाए, XL जो है वो बराबर हो जाए XC के। और ये तो होगा ही, जैसे ही आप वोल्टेजेस को बराबर करेंगे ये रिएक्टेंसेस खुद भी बराबर हो जाएंगे। तीसरी शर्त ये है, क्योंकि रेजोनेंस जब भी होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। यहाँ पर वोल्टेजेस ज़ीरो हो जाते हैं, यहाँ पर जो है वो करंट भी ज़ीरो हो जाता है। ये बात मैं वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ ये कैसे होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर इस सिचुएशन में जब रिसोनेंस हो गया, करंट भी ज़ीरो हो गया, वोल्टेज भी ज़ीरो हो गया, सर्किट के अंदर आपके बचता क्या है? सिर्फ ये रेसिस्टर। प्रैक्टिकली कंडक्टर और इंडक्टर अब वहाँ है ही नहीं, क्योंकि काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब आपका सर्किट जो है वो प्योरली कौन सा हो गया? रेसिस्टिव सर्किट हो गया, जिसमें मतलब इस तरह बिहेव करेगा आपका सर्किट जैसे कि ऐसा सर्किट बिहेव करता है जिसमें सिर्फ रेसिस्टर लगा हुआ हो। ठीक है, हालांकि इसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है और इंडक्टर भी लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हो गया कौन सा? हाँ, तीसरी शर्त जो है वो प्योरली रेसिस्टिव होना चाहिए। प्योरली रेसिस्टिव आपका सर्किट होना चाहिए, प्योरली रेसिस्टिव आपका सर्किट होना चाहिए। ठीक है भाई, ये शराइत हो गई। रेजोनेंस के ऊपर आरएलसी सर्किट जो है कैसा बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसको मिटा दूँ, कंडीशंस आ गई। अब बिहेवियर की ज़रा बात कर लें, बुलेट्स में नोट कर लें कैसा बिहेव करेगा। रिसोनेंस के ऊपर मैक्सिमम करंट होगा सर्किट के अंदर। ठीक है, रिसोनेंस जब होगा मिनिमम इम्पीडेंस होगी, मिनिमम इम्पीडेंस होगा।
मैक्सिमम करंट होगा, मिनिमम कम से कम इम्पीडेंस होगा, ठीक है। वोल्टेज या ईएमएफ एक ही बात है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह लें आप या वोल्टेज कह लें। कंज्यूम्ड बाय रेसिस्टर ओनली, कंज्यूम्ड बाय रेसिस्टर ओनली, रेसिस्टर ओनली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर प्रैक्टिकली अब यहाँ सपोज कर लें कि है ही नहीं, क्योंकि काम ही नहीं कर रहे इनके ऊपर, करंट भी ज़ीरो है, वोल्टेज भी ज़ीरो है, तो सर्किट में सिर्फ रेसिस्टर ही बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप दे रहे हैं सर्किट को, वो कौन कंज्यूम कर रहा है, वो कौन खर्च कर रहा है, वो प्योरली जाके सिर्फ आपका रेसिस्टर ही खर्च कर रहा है। तो ऐसा बिहेव करेगा सर्किट, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब सोचें ज़रा, सिर्फ मुझे ये सवाल समझाने में और बुलेट्स लिखवाने में कितना टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ज़रा इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर मतलब मवाजना कीजिए, और मवाजना करने के बाद कंट्रास्ट, फ़र्क बताइए। किसके अंदर फ़र्क बताइए भाई? सीरीज़ एंड पैरेलल रिसोनेंस, सीरीज़ रिसोनेंस और पैरेलल रिसोनेंस, दोनों किस्म की रिसोनेंसेस को कंपेयर कीजिए, उसका मवाजना कीजिए और कंट्रास्ट, फिर फ़र्क भी बताइए, ठीक है। कौन से, किसके अंदर? RLC सर्किट के अंदर, RLC सर्किट के अंदर। यानी कि RLC सर्किट एक ऐसा है जो कि जिसमें सीरीज़ में कनेक्ट हुए हैं रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, और एक RLC सर्किट ऐसा है जिसमें पैरेलल कनेक्ट हुए हैं रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो इन दोनों किस्म की सिचुएशंस के अंदर, इन दो किस्म के सर्किट्स के अंदर, जिसमें एक में सीरियल वाइज लगे हुए हैं रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, और दूसरे सर्किट में पैरेलल लगे हुए हैं रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इनमें जब रिसोनेंस होता है तो उस रिसोनेंस को जो है वो आप क्या करें? कंपेयर करें, उनका मवाजना करें और फ़र्क बताइए कि क्या फ़र्क आप नोट करते हैं रिसोनेंस में। एक तो ये बताना है आपको, दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द टू रिसोनेंस कॉन्फ़िगरेशन। वही मतलब कंट्रास्ट का मतलब ही ये है कि फ़र्क बताइए, डिफरेंसेस। अब पता नहीं कंट्रास्ट का मतलब कहीं एक ही जैसा ना हो, मुझे ये लफ्ज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा सीरीज़ रिसोनेंस को ले लीजिए, इसके पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। सीरीज़ रिसोनेंस, सीरीज़ रिसोनेंस और पैरेलल रिसोनेंस, पैरेलल रिसोनेंस। इम्पीडेंस जो है, सीरीज़ रेसोनेंस जब होगी, सीरीज़ रिसोनेंस जब होगी, इम्पीडेंस जो है वो मिनिमाइज होगी, ठीक है। और पैरेलल रिसोनेंस जो होगी तो इम्पीडेंस जो है वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। फ़र्क देख लीजिए अब, सीरीज़ रिसोनेंस में इम्पीडेंस मिनिमम होगी एट रिसोनेंस, मिनिमम होगी एट रिसोनेंस, जबकि पैरेलल रिसोनेंस में मैक्सिमम होगी एट रिसोनेंस, ठीक है भाई। करंट की अगर हम बात करें, करंट सीरीज़ रिसोनेंस के अंदर करंट जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, और पैरेलल रिसोनेंस में करंट जो है वो मिनिमम होगा,
ठीक है भाई, और क्या है? रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी, सीरीज के अंदर जो है रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी, पैरेलल के अंदर रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं एफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ नॉट। तो ये क्या है हमारे पास? रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी। रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी किसके अंदर? पैरेलल के अंदर। यहाँ पर क्या होगी? हायर होगी, और ये रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है सीरीज के अंदर लोअर होगी। एक्सेसिव करंट फ्लो, करंट जो है वो एक्सेसिव होगा, बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्लो करेगा। एक्सेसिव करंट फ्लो, बहुत ज़्यादा मिकदार में करंट फ्लो करेगा जब सीरीज़ के अंदर रिसोनेंस होगी। और पैरेलल के अंदर जो करंट फ्लो होगा लेस होगा, करंट फ्लो जो होगा वो लेस होगा, कम होगा एज़ कंपेयर टू सीरीज़ रिसोनेंस। ठीक है भाई, ये भी पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन ये छठा क्वेश्चन आपके इसके हवाले से आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कोई भी बात नहीं की गई। ठीक है, तो इसलिए छठा क्वेश्चन जो है इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बोल क्या रहा है। एक्सप्लेन द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो है वो क्या है? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, ये आपके पूरे चैप्टर के अंदर ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इसका। एक्सप्लेन द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ एन आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट के अंदर जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है इसके ऊपर बात कीजिए। ठीक है, व्हेन इनिशियली कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, जब आप जो है एसी सोर्स से अपने सर्किट को, अपने आरएलसी सर्किट को आप एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो है उसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर बात कर रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द करंट्स एंड वोल्टेजेस इन द सर्किट। सर्किट के अंदर जो है वो वोल्टेजेस और करंट के साथ क्या होता है ये भी ज़रा बता दीजिए। तो ये टॉपिक एंटायरली आपकी बुक के अंदर है ही नहीं, इसको डिस्कस ही नहीं किया गया। इसके हवाले से कोई टेक्स्ट नहीं है पूरे चैप्टर के अंदर, क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है। तो आई होप या तो अगले न्यू एडिशन जब इसका आएगा तो इसके हवाले से टॉपिक ऐड किया जाएगा। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को ही ये ओमिट करेंगे यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की, वैसे फिर भी तो इसके हवाले से नोट्स बनाए हैं। टेम्पररी रेस्पॉन्स ऑफ सर्किट, आप वैसे ओरल बता देता हूँ आपको। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या होता है? टेम्पररी रेस्पॉन्स ऑफ सर्किट टेम्पररी रेस्पॉन्स ऑफ सर्किट दैट डिकेज ओवर टाइम। ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो है वो टेम्पररी रेस्पॉन्स होता है आपके सर्किट का, और दैट डिकेज ओवर टाइम। और ये टेम्पररी रेस्पॉन्स, ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो है धीरे धीरे सेट हो जाता है, धीरे धीरे सेट हो जाता है। मतलब ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एक ऐसा चेंज होता है आपके सर्किट के अंदर जो वक्ती होता है, और ये खुद ब खुद धीरे धीरे सेट हो जाता है। ठीक है, कब होता है ये? जब आप जो है आप अपने वोल्टेजेस में चेंज लेके आते हैं। ये चेंज एसी सर्किट के साथ कनेक्ट जब आप कर रहे हैं, ये चेंज तब भी ऑब्वियस सी बात है स्टेडी करंट, स्टेडी वोल्टेज अचीव होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आप स्विच लगाते हैं ना, एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो वोल्टेजेस आते हैं, करंट आते हैं, तो वो स्टेडी नहीं होते। शुरू में उनमें स्लाइट सा चेंज होता है, थोड़ा वक्त लगता है उनको स्टेडी होने में, यानी कि एक जैसी रफ्तार से बहने में। शुरू में वो ट्रांजिएंट स्टेट में होते हैं, चेंज स्टेट के अंदर होते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे बात कर रहा है, हो गया 7 के अंदर, वाई अल्टरनेटिंग करंट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। यार ये तो आसान सा सवाल है, और इसके ऊपर हम याद करें ट्रांसफार्मर की बात की गई है और उसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट की बात की गई है। बहरहाल
तो ये मैं बता दूं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन बहरहाल आप इसकी वजह लिख लीजिए। वो आपसे बोल रहा है कि भाई अल्टरनेटिंग करंट आमतौर पे आप इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए। पावर को अगर आपको ट्रांसफ़र करना हो, बिजली को आपको ट्रांसफ़र करना हो, इलेक्ट्रिसिटी को आपको ट्रांसफ़र करना हो एक जगह से दूसरी जगह तक लॉन्ग डिस्टेंसेस में भेजने के लिए, तो आप एसी करंट को क्यों प्रीफर करते हैं भाई? इसलिए प्रीफर करते हैं, इसकी वजह बता देते हैं। ईज़ियर, ये आसान होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी, ईज़ियर एंड मोर एफिशिएंट। इसके मैं नोट्स भी बनवा चुका हूँ और इसके हवाले से तफसील भी बता चुका हूँ। ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड टॉपिक है। ईज़ियर एंड मोर एफिशिएंट टू चेंज वोल्टेज, इसमें बहुत आपको आसानी होती है, ठीक है, देन डीसी के मुकाबले में आप वोल्टेज जो है वो चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज में तब्दीली आप ला सकते हैं, ठीक है भाई। वोल्टेज में आप तब्दीली जो है वो ला सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डीसी डायरेक्ट करंट के मुकाबले में। वोल्टेज में चेंज आपको याद है ना, ट्रांसफार्मर काम ही ये है इसका। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपके वोल्टेजेस को बढ़ा देगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपके वोल्टेजेस को घटा देगा। ये वीडियो में हम तफसील से बात कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, क्यों यूज़ कर रहे हैं? पावर कैन बी ट्रांसमिटेड, पावर कैन बी ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेजेस बाय स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और यही पावर जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कब हो रहा है? जब ग्रिड स्टेशन पावर हाउस से करंट आपके घरों के पास पहुंच रहा है, वहां पर अब डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, तो फिर हाई वोल्टेज नहीं चाहिए। तो पावर जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लो वोल्टेज चाहिए, घरों में जाएगा ना, लो वोल्टेज चाहिए। तो लो वोल्टेज कैसे होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ज़रिए। तो ये स्टेप अप स्टेप डाउन भी आप कर सकते हैं वोल्टेजेस को ट्रांसफार्मर के ज़रिए। ये सहूलत भी आपको एसी वोल्टेज ही देता है लॉन्ग पावर ट्रांसमिशन के लिए। डीसी जो है वो एक्सपेंसिव होता है, कम्प्लेक्स देन एसी। डीसी जो है एक्सपेंसिव पड़ता है, आपको बहुत महंगा पड़ता है देन एसी के मुकाबले में। वजह क्या है, क्यों महंगा पड़ता है? हाई वोल्टेज आपको चाहिए कि हाई वोल्टेज यहाँ से निकले पावर स्टेशन से, लेकिन जब घरों की तरफ पहुँचे ये बिजली, तो वहाँ पर जाने के बाद ये, क्योंकि बहुत सारे घरों में पहुँचानी है, एक घर में नहीं पहुँचानी, बहुत सारे घरों में पहुँचानी है बिजली, तो वहाँ पर घरों के नज़दीक पहुँच के ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेजेस में कन्वर्ट हो जाए। ये आप एसी में कर सकते हैं, डीसी में ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप डीसी में लो वोल्टेज भेजेंगे तो वो लो वोल्टेज ही पहुंचेगा। अगर आप हाई वोल्टेज भेजेंगे तो वो हाई वोल्टेज ही पहुंचेगा। लेकिन लो वोल्टेज हो या हाई वोल्टेज हो, प्रॉब्लम यही है कि ये रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा। डायरेक्ट करंट का प्रॉब्लम ही ये था, ठीक है। इसीलिए डीसी एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था एसी के मुकाबले में, ठीक है भाई। एसी जो है इसका वेव लाइक मोशन है। एसी जो है इसका क्या है? वेव लाइक मोशन है, वेव लाइक मोशन है। वेव की तरह की हरकत होती है, आपको पता है एसी के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। इससे क्या फ़ायदा होता है? अलाउ ट्रैवल फास्टर देन डीसी, अलाउ ट्रैवल फास्टर देन
डीसी। तो ये वेवी मोशन जो है अल्टरनेटिंग करंट की, इसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट बहुत तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बहुत तेज़ स्पीड के साथ जाता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट। ठीक है भाई, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाइए। ये चैप्टर के क्वेश्चंस हमेशा से मुझे थकाते हैं, क्योंकि थकने वाली बात भी है भाई, इसके अंदर पूरे चैप्टर की बात होती है, पूरे चैप्टर की बात होती है, तो ये थकाएंगे तो ज़रूर ना। आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, चौक कॉइल वाला, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे बोल रहा है भाई ये चौक कॉइल जो है ये क्या होती है, इसके बारे में बता दीजिए। चौक कॉइल एसी सर्किट्स के अंदर डिस्क्राइब द पर्पस एंड फंक्शन। चौक कॉइल का पर्पस, मकसद भी बता दीजिए, और चौक कॉइल का जो है फंक्शन, आप काम भी बता दीजिए। भाई इसका पर्पस और इसका फंक्शन भी मैंने वीडियो इस पर अलग से बनाई है, तफसील से उसके अंदर मैंने बता दिया है, लेकिन ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। पहले चौक कॉइल जो है वो आप इसका काम सुन लीजिए ओरली। ब्लॉक हाई फ्रीक्वेंसी एसी, हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट जो है इसको रोकना है, ब्लॉक करना है, ये चौक कॉइल का काम है। ठीक है, और अलाउ करना है या तो और अलाउ करना है या तो डायरेक्ट करंट को, डीसी को, या फिर लो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट को। क्या कहा मैंने, चौक कॉइल का काम क्या है, ये ब्लॉक करेगा किसको, हाई फ्रीक्वेंसी का जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको ब्लॉक करेगा, और अलाउ करेगा डायरेक्ट करंट को, या फिर लो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट। असल में ये लो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट की तरह बिहेव करेगा, पहले ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है, तो ये चौक कॉइल का काम है। फंक्शन इसके देख लीजिए, फंक्शंस क्या क्या हैं इसके। पहला काम इसका चौक कॉइल का है कंट्रोलिंग करंट, करंट की मिकदार को कंट्रोल करना। दूसरा काम इसका ये है प्रिवेंटिंग एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस से बचाना। तीसरा काम इसका ये प्रोटेक्टिंग सर्किट्स, सर्किट्स की हिफाजत करना। चौथा काम ये है कि फ़िल्टरिंग नॉइस, नॉइस को फ़िल्टर करना ताकि शोर शराबा ना हो। पांचवा काम जो यहाँ पर है इसका प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिकल नॉइस, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल नॉइस है उसको भी प्रिवेंट करना। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल्स रहेगा यार, क्या करें अभी, बस सेहत इजाज़त नहीं देती। ठीक है, मुझे अफसोस है इस बात का, मैं इसी वीडियो में न्यूमेरिकल्स भी करवाने की सोच रहा था, लेकिन सेहत इजाज़त नहीं देती, अभी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, तो पूरी तरह से सेहत बहाल नहीं हुई है। ठीक है, तो पार्ट 20 तक ले चलते हैं, फिर इसको अभी क्या करें, गिरना नहीं, हाँ तो 20 तक इसको लेके चल लेते हैं, क्या करें, पार्ट 20 के अंदर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।